हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का सेशन जो है हमारा एचपी सेक्रेटरीट के रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर रहेगा। और इस सेशन में हम जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एडीएम फ्रेजेस हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जितने भी हम एडीएम फ्रेजेस देखेंगे, जितने भी आज डिस्कस करेंगे, तो इनमें से आप अपना स्कोर निकालने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि आप यहाँ पे खुद को क्या करोगे, आप खुद को यहाँ पर मापोगे, मतलब खुद की आप एनालिसिस करोगे कि आपको कितनी इडियम एंड फ्रेजेस जो है वो पहले से आती थी और कौन सी आपको सीखने की जरूरत है। क्लियर? तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो रिलेटेड है हमारा इडियम एंड फ्रेजेस जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। क्लियर? तो इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बार आप हमारा क्या देख लेंगे, वीकली शेड्यूल देख लेंगे, जिसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस समय पर कौन से टीचर की कौन सी क्लास रहती है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर डिफरेंट जो है इनिशिएटिव्स जो है उन पर देख सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है उन पर क्लासेस हमारी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये हमारा शेड्यूल रहता है। ठीक है, इन इतने ही समय पर सभी टीचर्स आकर अपने सेशंस जो है वो यूट्यूब पर लेते हैं, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको ध्यान से एक बार देख लेंगे तो वीडियो पॉज कर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अभी भी वैसे आप एक झलक यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमारी जो फर्स्ट एडीएम है, फर्स्ट एडीएम इज एक्किलेस हील। एक्किलेस हील एक ऐसी एडीएम है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है। देखिए एक्किलेस हील जो है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्किलेस हील जो है ये कहा किसको जाता है। तो एक्किलेस हील जो है ये बेस्ड एक स्टोरी पर, ठीक है, एक्किलेस की स्टोरी पर बेस्ड है ये। तो एक्किलेस एक वॉरियर था। जब इसका जन्म हुआ तो इसकी माँ जो थी उन्हें एक वरदान दिया गया कि आप जितना इस बच्चे को, एक कोई पानी था उस पानी में, ठीक है, या उस समय का कोई भी एक हम धारणा मान के चलते हैं कि उस समय कोई भी, या पानी की बात कर लो या कोई भी एक ऐसी चीज है जैसे अमृत वगैरह कुछ भी लगा लो, ठीक है, कुछ उस तरह की कोई चीज थी। और कहा इस बच्चे को आप उस पानी में जितना डुबो देंगे, ठीक है, उतना ही पार्ट इसका क्या हो जाएगा, इनवल्नरेबल हो जाएगा। इनवल्नरेबल का मतलब क्या हुआ कि जिसपे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। जैसे कि एक इसका बहुत बड़ा हमारे पास एग्जांपल है रावण, द रावण। क्लियर? वो हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी जो थी वो इनवल्नरेबल थी। उसकी पूरी बॉडी पे कहीं भी अटैक किया जाता तो उस पर कोई असर पड़ना ही नहीं था। लेकिन एक पॉइंट उसका ऐसा था जो वल्नरेबल था, मतलब जिसपे नुकसान पहुंचाया जा सकता था, ठीक है, वो थी उसकी नेवल यानी कि नाभि। क्लियर? तो यहां से हमें क्या समझना है कि उसकी माँ को जो वरदान मिला, तो उसकी माँ ने बड़ा ही दिमाग लगाया कि अगर मैं इसको सिर से पकड़ के डुबोती हूँ तो इसका सिर बाहर रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका सिर जो है वो वल्नरेबल बन जाएगा। अब ये बड़ा होकर जब किसी युद्ध में जाएगा, जब किसी वॉर में जाकर लड़ेगा, तो इसका जो फेस है वो हमेशा सामने रहेगा, है ना, या फिर इसके सिर पे वो जो है अटैक किया जा सकता है। तो उसने एक दिमाग लगाया कि यार अटैक हर जगह हो सकता है, लेकिन किसी के हील पे अटैक नहीं हो सकता। हील पे कैसे अटैक करेंगे? हील पे तो कोई टारगेट करता नहीं है। लात पे कर लेगा, पैर पे कर लेगा, ठीक है, या आपके जो आपके बॉडी है उस पे कर लेगा, स्टमक पे कर लेगा, चेस्ट पे कर लेगा, हेड पे कर लेगा, लेकिन हील पे नहीं कर सकता। तो उसने बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़ी ही क्लेवरली उसने क्या करा, उसको हील से पकड़ा और डुबो दिया पूरा। अब उसका पूरा जो बॉडी पार्ट था वो उसमें चले गया, लेकिन जो हील थी वो बाहर रह गई। जो हील थी वो बाहर रह गई। अब हील जो बाहर रह गई तो उतना सा ही पॉइंट जो था उसका क्या रह गया, ये वल्नरेबल रह गया। मतलब उस पर अगर अटैक होता तो असर हो सकता है, और बाकी पूरी बॉडी पार्ट पे उसका कोई असर नहीं हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उसका पूरा बॉडी पार्ट तो इनवल्नरेबल हो गया, लेकिन उसकी जो हील थी वो उसका एक वल्नरेबल पॉइंट रह गया। क्लियर? मतलब वो उसका एक वीक पॉइंट बन गया। तो उसकी जो डेथ थी, जो उसकी मृत्यु थी, वो भी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि उसकी हील पे चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु भी हुई थी, क्योंकि यही एक पार्ट था जो क्या था, उसका वल्नरेबल था। क्लियर? तो एक्लेस हील जो है उसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी ऐसा पार्ट जो वल्नरेबल हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि अ वल्नरेबल पॉइंट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्नरेबल पॉइंट, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अ वीक पॉइंट। अ वल्नरेबल पॉइंट या फिर अ वीक पॉइंट इज कॉल्ड एक्किलेस हील। क्लियर? इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट जो वल्नरेबल है, जिसपे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या फिर जो वीक पॉइंट है आपका, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्या? एक्किलेस हील। क्लियर? उसके आगे टू क्राई वुल्फ।
टू क्राई वुल्फ का मतलब क्या हुआ, देखिए टू क्राई वुल्फ इज रिलेटेड टू, जो हम देखते थे ना एक स्टोरी हम बचपन में सुनते थे, शेर आया शेर आया शेर आया, ठीक है। तो जोर जोर से इसने टू क्राई वुल्फ का मतलब क्या होगा, जोर जोर से चिल्लाना कि वुल्फ आ गया वुल्फ आ गया, ठीक है, या फिर शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया। तो ये होता क्या था इस स्टोरी में कि वो हर बार एवं अजय जी शोर मचा देता था कि यार शेर आ गया शेर आ गया, लेकिन जब वो जाकर देखते थे आस पड़ोस वाले इकट्ठे होकर जाते थे, तो जब वो जाकर देखते थे कोई शेर आया ही नहीं होता था, है ना। उसने हर बार क्या करना, उसने मजाक मजाक के तौर पर करता था वो हर बार कि उसने जोर जोर से चलाने लग जाना शेर आया, लेकिन होता नहीं था। फिर एक दिन सच में ही शेर आ गया। जब सच में ही शेर आ गया तो क्या हुआ फिर, क्या हुआ फिर, है ना। सबने सोचा ऐसे मजाक कर रहा है ये, अब कोई आया ही नहीं वो चिल्ला ही जा रहा है शेर आया, लेकिन कोई आया ही नहीं। क्लियर। तो क्या हुआ, उसी से रिलेटेड, ठीक है, उसी का जो इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन है, ठीक है, वो क्या है, टू क्राई वुल्फ। तो टू क्राई वुल्फ का मतलब क्या हो गया कि टू मेक अननेसेसरी नॉइज, बिना फालतू से शोर मचाना, दैट इज कॉल्ड टू क्राई वुल्फ। क्या कहा जाता है उसको, टू क्राई वुल्फ। क्लियर, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट एडियम हम अपने देखते हैं, नेक्स्ट एडियम क्या है। नेक्स्ट एडियम इज लंप इन द थ्रॉट, ठीक है, लंप इन द थ्रॉट। अब देखिए इसको लंप इन द थ्रॉट तो आप लोग सारे जानते हैं, ठीक है। लंप एक ऐसा मतलब कुछ सॉलिड सा पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी चीज का लगा लो कोई सॉलिड सा पार्ट। अब लंप इन द थ्रॉट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा इमोशनल हो जाता है ना, और वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, ठीक है, जब उसका रोने का, स्पेशली जब उसका रोने का मन कर रहा है तो कर नहीं रहा, लेकिन उसके आपको फेस देख के पता लग रहा है कुछ वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना। मतलब ऐसे इंसान कब करता है, जब उसकी थ्रॉट में कुछ फंस जाए, है ना, तब ऐसे करता है, या तो जब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए। आपने देखा होगा बहुत बार, है ना, आपने फील भी किया होगा, एक्सपीरियंस भी ये चीज जरूर की होगी आप लोगों ने। अब हाँ बोलो या ना बोलो वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने जरूर एक्सपीरियंस की होगी, क्योंकि सभी ने अपनी जिंदगी में चीजें एक्सपीरियंस की होती है ना। तो तब क्या होता है, तब हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं ना कि यार मेरा गला घुट गया है, गला घुट गया, इतना ज्यादा इमोशनल हो गया मैं, ठीक है। तो उस स्टेट को, वो लंप इन द थ्रॉट का मतलब है कि गले में जब हमको हमारे कुछ फंस जाता है, हम ऐसे करते हैं ना, ठीक है। और जब इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं ना, रोने वाले होते हैं, या कई बार खुशी में भी होता है, जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है लंप इन द थ्रॉट। क्लियर। तो इसमें जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, चार ऑप्शन है। टू बी हॉर्स, अ हाईली इमोशनल स्टेट, फूड ऑफ लो टाइप एंड विंड पाइप। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अ हाईली इमोशनल स्टेट, ये आपका राइट ऑप्शन होगा, अ हाईली इमोशनल स्टेट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फोरलोन होप। अ फोरलोन होप, फोरलोन का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही अकेला हो और अनहैप्पी हो। फोरलोन का मतलब क्या है, लोनली एंड अनहैप्पी। फोरलोन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है लोनली एंड अनहैप्पी, लोनली एंड अनहैप्पी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसका मीनिंग फोरलोन का। अब फोरलोन होप किसको कहा जाता है, ठीक है। फोरलोन होप एक ऐसी होप को कहा जाता है, ठीक है, जिसका होना या जिसका सफल होना या जिसका पूरा होना, ऐसी होप जिसका पूरा होना बहुत ही कम चांसेस रखता हो, ठीक है। मतलब कोई ऐसी होप जो हमें पता भी है कि वो पूरी नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमने आज घर बैठे बैठे सोच लिया कि यार किसी लड़के ने सोच लिया बैठ के कि यार मेरी शादी तो यार जैकलिन फर्नांडिस से हो जाए, ठीक है। अब तुम्हें बैठे बैठे घर पे ये तो पता है कि यार तैयारी तो हम किसकी कर रहे हैं, सपने हम ले रहे हैं जैकलिन फर्नांडिस के, ठीक है। तो तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो पता नहीं है होगी नहीं होगी, मतलब जिसके बड़े ही कम चांसेस है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर चांसेस है, ठीक है। या किसी लड़की ने सोच लिया कि हमारी शादी सलमान खान से हो जाए, तो सलमान खान से कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बैठे बैठे जब तुम ऐसी कल्पनाएं कर रहे हो, ठीक है, ऐसी होप कर रहे हो जिसका होना बहुत ही कम चांसेस लेकर चल रहा है, तो वो ऐसी होप को हम क्या कहेंगे, अ फोरलोन होप। क्लियर। तो ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस क्या है, अ प्लान विच हैज रिमोट चांसेस ऑफ सक्सेस,
होप अबाउट अनफोर्सेबल फॉर फ्यूचर, होप ऑफ अ सिंगल पर्सन, होप ऑफ अ सिली पर्सन। ठीक है, तो रिमोट का मतलब होता है कि बहुत कम जिसकी जिसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑप्शन ए है उसको सही मानकर चलेंगे। अ प्लान विच हैज रिमोट चांसेस ऑफ सक्सेस, मतलब कोई ऐसा प्लान बना लेना, ठीक है, जिसके चांसेस सक्सेस होने के बहुत कम है। ठीक है, तो आपने जैसे मान लो आपने प्लान बना लिया कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, और आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो जो काम तुम्हें करने हैं वो कुछ काम तुम कर नहीं रहे हो। तुम सिर्फ देख रहे हो कि यार हमारी एज इतनी होगी, अच्छा हम बन सकते हैं प्रधानमंत्री, हमें प्रधानमंत्री बनना है, तो दैट इज अ फॉरलॉर्न होप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट तो आपको पता ही है किसको कहा जाता है ना, गॉन्टलेट तो आप जानते ही है। ठीक है, तो क्या होता था कि जो वॉरियर्स होते थे, ठीक है, जब वो लड़ते थे आपस में, कोई भी अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर, ठीक है, जैसे कोई एक तलवार लेकर, ठीक है, इसने तलवार ले ली, इसने तलवार ले ली। अब ये क्या करते थे, लड़ने जब लगते थे तो अपने हाथों में ये क्या पहन लेते थे, गॉन्टलेट पहन लेते थे। क्या पहन लेते थे? गॉन्टलेट पहन लेते थे। अब ये गॉन्टलेट किस लिए पहने जाते थे? गॉन्टलेट इसलिए पहने जाते थे ताकि उनके अगर हाथ पे कोई जैसे मान लो मैंने एक स्वॉर्ड ली, और स्वॉर्ड मैंने आपके ऐसे करके मारी और आपने आगे हाथ करा, आपके हाथ पे लग गई, तो आपका हाथ कट सकता है। तो वो कुछ इस तरह के ग्लव्स पहन लेते थे कि जिससे उनके हाथ जो थे वो सेफ रहते थे, और उनकी जो पकड़ है स्वॉर्ड पर वो ज्यादा बनी रहती थी। क्लियर? अब होता क्या था कि जिस समय एक वॉरियर दूसरे वॉरियर को चैलेंज करता था, तो जब भी 1-on-1 चैलेंज होता था वो क्या करते थे, अपने जो गॉन्टलेट है, अपने जो ग्लव्स है, उनको उतार कर फेंक देते थे। ठीक है, और फिर वो ये उनके चैलेंज करने का तरीका होता था। वो क्या करते थे, अपने जो ग्लव्स है उनको उतार कर फेंक देते थे और कहते थे कि आ जाओ अब लड़ते। ठीक है, तो ये क्या था, उनका चैलेंज करने का तरीका था। तो वहीं से ये एडीएम डिराइव हुई, और वहां से क्या बनी है एडीएम की, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। क्या एडीएम बनी? थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब हुआ कि किसी को चैलेंज कर देना। तो यहां पर क्या है, टू थ्रो द चैलेंज, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अब मान लो मैंने आपको चैलेंज कर दिया, ठीक है, और आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे फिर हम, जब चैलेंज एक्सेप्ट करने को क्या कहेंगे हम, एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। क्लियर? एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। तो एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब हो जाएगा टू एक्सेप्ट द चैलेंज। टू एक्सेप्ट द चैलेंज। आई इतनी बात समझ में? टू एक्सेप्ट द चैलेंज, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज अ बैगर डिस्क्रिप्शन। अब बैगर डिस्क्रिप्शन का देखो, बैगर का मतलब क्या होता है, विच हैज इनसफिशिएंट फंड्स, है ना, और इस वजह से वो क्या कर रहा है कि वो मेहनत ना कर कर भीख मांग रहा है। ठीक है, तो बैगर एक ऐसा वर्ड है दैट शोज स्कार्सिटी। क्लियर? तो ऐसी डिस्क्रिप्शन विच इज नॉट कंप्लीटेड, या फिर एक ऐसी डिस्क्रिप्शन जिसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया, उसको क्या कहा जाता है, बैगर्स डिस्क्रिप्शन। क्लियर? तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास चार ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है आपका क्या, एक ऑप्शन है समथिंग ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस, कोई भी ऐसी चीज जिसकी इंपॉर्टेंस कम है। ठीक है, समथिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, टू डिस्क्राइब अ बेगर, एंड एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। तो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, और ये भी नहीं होगी। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, समथिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, जिसको डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्शन से ही ऊपर है चीज, वो समझ ही नहीं जा सकती, तो उसको क्या कह सकते हैं, बैगर डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन से ऊपर क्यों है, क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छे से नहीं दी गई है। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड बैगर डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज टू प्ले हैवॉक। हैवॉक जो वर्ड है, हैवॉक वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कंप्लीट डिसरप्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हैवॉक वर्ड का, कंप्लीट डिसरप्ट। अब कंप्लीट डिसरप्ट का मतलब क्या, देखिए यहां पे चार ऑप्शंस आपके पास है, टू कॉज डिस्ट्रक्शन, टू कॉज डिसीजेस, टू कॉज फ्लड्स, एंड टू कॉज हार्डशिप।
ठीक है। तो टू प्ले हैवॉक का मतलब क्या होता है कि जब हम किस चीज में डिस्ट्रक्शन लेकर आते हैं या फिर किस चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इन ऑल अगर हम कहें कि जब हम किस चीज को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्लियर। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती है, ऐसी जो स्टेट होती है, ठीक है, उसके लिए क्या कहा जाता है, जब भी हम क्या करते हैं टू कॉज डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, टू प्ले हैवॉक विद, क्लियर, टू प्ले हैवॉक विद, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ में आप देखते हुए चलेंगे कितने आपको इससे रिलेटेड जो इडियम्स है वो आ रही हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज गॉल एंड वॉर्मवुड, गॉल एंड वॉर्मवुड। अब गॉल जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझे आप, गॉल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम गॉल की बात करें, ठीक है, गॉल का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा बिहेवियर विच इज रूड इन नेचर, ठीक है, एक ऐसा बिहेवियर जो बड़ी रूड चीजों को शो कर रहा है, रूड बिहेवियर शो कर रहा है कोई चीज ऐसी, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो कि मान लीजिए कि मैं ना आपने मुझे कहीं बुलाया, ठीक है, या फिर मैं आपके लिए कहीं वेट कर रहा हूं और आप वहां पर आए, ठीक है, आप लेट आए और लेट आने के बाद आपने कहा कि यार क्या है यार, तुमने तो यार मेरे लिए ये भी नहीं करा हो, तुमने वो भी नहीं करा हो, तुमने ये भी नहीं करा हो, वो भी नहीं करा हो, ठीक है। अब तुम ये बोलते हो, तुम थोड़ा सा एम्बेरस भी फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखो यहां पर तुम्हें सॉरी फील करना चाहिए था कि मैं लेट हूं, लेकिन तुम और बेशर्म होकर और उल्टा कंप्लेंट करो, तो दैट बिहेवियर इज कॉल्ड गॉल, ठीक है। या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन, ठीक है, अगर कोई पर्सन कैसा बिहेव करे कि बड़ा ही रूड बिहेव करे, अनयूजुअल बिहेव करे, ठीक है, और एम्बेरस भी फील ना करे उस ऐसा बिहेव करते हो, तो दैट इज कॉल्ड गॉल, उसको कहा जाता है गॉल, ठीक है। वॉर्मवुड क्या होता है, वॉर्मवुड का मतलब होता है कि ये एक ऐसी हर्ब है, एक टाइप ऑफ हर्ब है जिसकी ना बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है। और इसका ना जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका यूज ना इसलिए भी किया जाता है कि जैसे हमारी जो अल्कोहल है उसमें ऐड करने के लिए भी किया जाता है। अब ये नहीं मुझे पता कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन एक ऐसी हर्ब्स होती है जिनकी स्मेल बड़ी ही जिसको बोलते हैं कि जैसे बिटर होती है, बड़ी बिटर सी स्मेल होती है इसकी, बड़ी गंदी स्मेल होती है, ठीक है। तो ये होता है। अब ये दोनों ही वर्ड गॉल एंड वॉर्मवुड दोनों ही ऐसे वर्ड है जो अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स हैं या फिर अनप्लेजेंट वर्ड्स जिनको हम कह सकते हैं, जो जिसको कह सकते हैं प्लेजेंट वर्ड में काउंट है। अनप्लेजेंट का मतलब क्या है, जो प्लेजेंट में काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स हैं ये जो प्लेजेंट में काउंट नहीं होते, यानी कि इनका जो मीनिंग निकल के आएगा, गॉल भी एक अनप्लेजेंट वर्ड, वॉर्मवुड भी क्या अनप्लेजेंस ही क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो अनप्लेजेंट दोनों ही वर्ड है, तो यानी कि इसका मीनिंग भी जो है वो कुछ अनप्लेजेंट से ही निकल कर आना चाहिए जी, क्लियर। तो यहां पर देखो टर्माइट ऑप्शन दे दिया, रोटन वुड दे दिया, अ वाइल्ड रिमार्क दे दिया, समथिंग अनप्लेजेंट एंड अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। तो गॉल एंड वॉर्मवुड, देखिए ये दोनों ही चीजें क्या होंगी आपकी, गॉल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और वॉर्मवुड भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कि वॉर्मवुड की स्मेल नहीं अच्छी लग रही, गॉल गॉल जो है हमें बिहेवियर नहीं अच्छा लग रहा, तो ये चीजें क्या अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो अनप्लेजेंट और अनएक्सेप्टेबल हो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है गॉल एंड वॉर्मवुड। क्या कहा जाता है उसको, गॉल एंड वॉर्मवुड। कोई भी चीज जो बड़ी ही क्या है अनप्लेजेंट है और अनएक्सेप्टेबल है उसको क्या कहा जाता है, गॉल एंड वॉर्मवुड। समझ रहे इतनी बात, क्लियर। कोई डाउट इस बात में किसी स्टूडेंट को, वैसे तो नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो कुछ ऐसे एडियम्स भी हैं जो हम ना मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं देखते, ज्यादातर हमने नहीं देखी होती, तो वो कुछ एडियम्स वैसे भी हैं, कुछ इनमें से ऐसी भी एडियम्स होंगी जो आपने देखी होंगी, क्लियर। नेक्स्ट इज टू ईक आउट, टू ईक आउट, क्लियर। तो टू ईक आउट का मतलब क्या होता है, एक का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को बड़ी ही डिफिकल्टी के साथ पाए, तो ईक आउट का मतलब भी यही होगा, ठीक है, कि जब कोई भी चीज जो हमें बड़े ही एफर्ट्स लगाने पर, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पर, ठीक है, या फिर बड़ी ही डिफिकल्टी से अगर हमें कोई चीज मिले, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं क्या, ईक आउट। क्या बोलते हैं उसको, ईक आउट। उसको क्या बोलते हैं हम, ईक आउट, क्लियर। अब ईक आउट देखिए इसको कैसे याद रखोगे, ईक आउट ना आप ऐसे याद रख लो कि यार सरकारी नौकरी लेना भी तो ईक आउट है, ठीक है। मतलब टू ऑब्टेन समथिंग विद डिफिकल्टी, मतलब ईक आउट, वी हैव टू ईक आउट द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। मतलब क्या कि हमें
गवर्नमेंट जॉब जो है वो बड़ी ही डिफिकल्टी से मिलेगी, तो बड़ी डिफिकल्टी से लेनी पड़ेगी हमें गवर्नमेंट जॉब, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये तो एग्जांपल, एक ऐसे एग्जांपल है जो आपकी डेली लाइफ में भी आप लोगों से रिलेट होता है, टू ईक आउट। क्लियर। तो ईक आउट का मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम किसी चीज को टू ऑब्टेन समथिंग विद डिफिकल्टी इज कॉल्ड ईक आउट, इसका ये मतलब हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा फेयर एंड स्क्वेयर, बड़ा ही, जिसको बोल सकते हैं बड़ा ही आसान सा एक फ्रेज है ये, ठीक है, जिसका मीनिंग आपको पहले से पता होगा। ठीक है, फेयर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से बराबर, कहीं से कोई घोटाला नहीं, चारों तरफ से बराबर। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो बड़ी ही ऑनेस्ट हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फेयर एंड स्क्वेयर। ठीक है, कोई भी चीज जो बड़ी ही ऑनेस्ट हो। फेयर एंड स्क्वेयर डील का मतलब, एक ईडीएम ऐसी पूछ जाती है, फेयर एंड स्क्वेयर डील मतलब एक ऑनेस्ट डील। तो फेयर एंड स्क्वेयर जो है इसका सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम में होगा इसका ऑनेस्ट। क्लियर, तो ऑनेस्ट इसका मतलब होता है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने ये जो 10 हमारी इडियम एंड फ्रेजेस देखी, आप लोग कितनी इडियम इसमें से सही कर पा रहे हैं, इसका आंसर मुझे जरूर देंगे, मतलब अपना आंसर आप जरूर देंगे इस चीज में। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, और इसके साथ साथ आप अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमारा कितना है। मैं चाहता हूं सभी बच्चों का 10 आउट ऑफ 10 आया हो, लेकिन फिर भी जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी आपका स्कोर आया वो स्कोर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता लगे आप लोग ऑलरेडी कितने प्रिपेयर हैं, और उसी हिसाब से आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसी लेवल पर वो डिसाइड किया जाएगा। क्लियर। तो इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार हम अपने कुछ फ्री एंड पेड इनिशिएटिव्स की बात करेंगे। तो हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं जिनके लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ये यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। जिसमें से हमारे एचपी इकोनॉमिक सर्वे है, बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश जीके है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कशन जो हमारी होती रहती है। ठीक है, करंट अफेयर मैगजीन आपको फ्री में मिलेगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये भी आपके हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको फ्री में देंगे, और एचपी जीके एमसीक्यू जो रिवीजन सीरीज है वो भी साथ में चलेगी। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल, ठीक है, जो आपके फ्यूचर को एक नई शेप दे सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पेड इनिशिएटिव आप दे सकते हैं। ठीक है, और अपने नियर एंड डियर के साथ भी इनको शेयर कर सकते हैं, जैसे एचपीएस ऑफलाइन लाइव बैच, ठीक है, एचपीएस ऑनलाइन कोर्स, और नायब तहसीलदार का बैच, एचपी सेक्रेटरीट का बैच, एसपी सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए बैच, जेओआईटी के लिए बैच। ठीक है, और टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। ये सारे हमारे पेड इनिशिएटिव्स हैं। क्लियर। तो ये जो है आपकी बहुत हेल्प करेंगे, और आप अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं किसी भी तरह से। और बाकी आप लोग पढ़ाई अच्छे से करें, मेहनत अच्छे से करें, क्योंकि मेहनत जो है वही आपको आपका हक दिलाएगी। तो मिलेगा अपनी अगली वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ, कुछ नई वोकैबुलरी के साथ, और कुछ नए मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।